ई फॉर इकोनॉमिक्स के 10वें भाग में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में हमें कई बढ़िया डेटा पॉइंट्स मिलेंगे जिससे हम अपने आंसर को यूपीएससी या एमपीपीएससी के आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं और हम अपना जवाब सिर्फ ओपिनियन तक सीमित ना रखें। तो बिना कुछ देरी करे हम अपनी ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज आज के लिए शुरू करते हैं। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भारत की जीडीपी के संबंध में, भारत में परिवारों की बचत के संबंध में, भारत में जीडीपी के अलग अलग सेक्टर्स के संबंध में, भारत में एफडीआई के संबंध में कुछ बहुत प्रमुख डेटा पॉइंट्स रिलीज करे हैं जिससे हमें अर्थव्यवस्था को बेहतर समझने में मदद मिलती है और जिससे हमें एक अच्छा आंसर फ्रेम करने में मदद मिलती है, जिससे हमें हमारे इंटरव्यूज में फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड और रेशनल जवाब देने में सहूलियत मिलेगी। बिना कुछ देरी करें हम आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को डिकोड करना शुरू करते हैं। आरबीआई ने सबसे पहले रिपोर्ट में अपने बही खाते दर्शाए हैं और खुद को शाबाशी दी है। ठीक है, खुद को शाबाशी देने के लायक काम भी करा है, क्योंकि आरबीआई ने अपना जो सरप्लस है, एक तरीके से कहिए अपने आमदनी के बाद सब खर्चे काट देने के बाद बड़ी मात्रा में पैसा बचा लिया है। वह है लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए का सरप्लस। आमदनी कमा ली, उसके बाद सब खर्चे कर लिए, उसके बावजूद 2,70,000 करोड़ रुपए आरबीआई का सरप्लस है, जो कि उसने सरकार को अब ट्रांसफ़र करा है। क्यों सरकार को ट्रांसफ़र करा है? क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में ई फॉर इकोनॉमिक्स में इस मुद्दे पर तफसील से बात करी है कि सरकार आरबीआई की 100% मालिक है, इसलिए आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को डिविडेंड, मुनाफे में हिस्सेदारी ट्रांसफ़र करें। खर्चा काटने के बाद जो पैसा बचा वही आरबीआई का मुनाफा है। आरबीआई ने 2,70,000 करोड़ सरकार को ट्रांसफ़र करे हैं, बड़े बेहतर तौर पे अपने फाइनेंसेस मैनेज करें हैं। आरबीआई के जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उसमें लगभग 27% की सालाना बढ़ोतरी आरबीआई ने इस रिपोर्ट में दर्शाई है। बुरे वक्त के लिए आरबीआई ने 1,13,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, उसी को हम कहते हैं कंटिजेंसी फंड एडिशन। लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास पहले से पड़े हुए थे बुरे वक्त के लिए गुल्लक में, और इस साल उसने 1,13,000 करोड़ रुपए और ऐड करे हैं। तो हमारे आरबीआई के कंटिजेंसी फंड में 1,13,000 करोड़ रुपए का नया एडिशन हुआ है। आरबीआई ने इतनी बड़ी कमाई करी कहाँ से? आरबीआई ने डॉलर्स बेचे हैं। डॉलर्स ऐसा आप समझिए कि आरबीआई ने $1 जब खरीदा था तो उसकी कीमत रुपए के टर्म्स में होगी शायद 75 रुपया, लेकिन जब आरबीआई ने डॉलर बेचा तो $1 की कीमत हो गई 85 रुपया। तो एक प्रकार से 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिल गया आरबीआई को। आरबीआई ने नवंबर दिसंबर में लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर हर महीने बेचे हैं, इससे उसने तगड़ी कमाई करी है। इसी को हम कहते हैं कि आरबीआई गेन्ड हायर रिटर्न्स बाय सेलिंग सम डॉलर्स और बाय सेलिंग इट्स फॉरेन एसेट्स। वही इन पॉइंट्स में हमने मेंशन करा है। आरबीआई के एसेट्स ग्रो हुए हैं, जैसे आरबीआई के पास जो डॉलर का खजाना है, आरबीआई के पास जो दी गई उधारियों के कागज हैं, जिसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। ऐसा समझिए इसे कि आरबीआई के पास 600 बिलियन डॉलर है, लेकिन अब 600 बिलियन डॉलर आरबीआई किसी तिजोरी में थोड़ी ना रखेगा। आरबीआई ने 600 बिलियन डॉलर किसी को उधारी पर दे दिया और उससे कागज लिखवा कर ले लिया कि भाई तूने मुझसे उधारी ली है, तूने मुझसे उधारी ली है और इसके बदले मुझे लिख कर दे कि तू कब कब ब्याज और मूल वापस चुका देगा। ये जो कागज है ये आरबीआई का एक एसेट बन गया है। वही यहाँ पर हमने पॉइंट बोला है कि आरबीआई के ऐसे जो एसेट्स हैं वो लगभग 8% से बड़े हैं और 76 लाख करोड़ पर पहुँच गए हैं। आरबीआई का जो बफर है वो लगभग 7.5% ऑफ बैलेंस शीट रखा गया है बुरे वक्त के लिए।
जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 लाख करोड़ रुपए बुरे वक्त के लिए ऐड करे हैं। जो पहले लगभग 4 लाख करोड़ थे उसमें 1 लाख करोड़ का नया एडिशन हो गया है। इस कारण से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कंटिंजेंसी फंड के तौर पर आरबीआई के पास अपने गुल्लक में जमा है। आरबीआई ने हमारी जीडीपी पर भी प्रकाश डाला है। जीडीपी कई टुकड़ों से मिलकर बनती है, जैसे आम व्यक्ति, आपके और हमारे, मेरे और आपके परिवार के खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे, बिजनेसेस का निवेश, हमारे एक्सपोर्ट्स, इन सब से मिलकर हमारी जीडीपी बनती है। आरबीआई का कहना है कि भारत की जीडीपी में जो अलग अलग पहलू हैं उनमें किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी औसत आरबीआई के अनुसार 6.5% से बढ़ी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इसे बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है प्राइवेट कंजम्पशन का। मतलब आपके और मेरे परिवार द्वारा जो खर्चे करे जाते हैं वो पिछले साल के मुकाबले इस साल 7.5% से इकोनॉमी में बढ़े हैं। सरकारी खर्चे मात्र 3.5% से बढ़े हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 4.5%, और एक ब्लैक स्वॉन बन के उभरा है कृषि, जिसने उम्मीद से बेहतर 5% की ग्रोथ बताई है। भारत में कृषि की ग्रोथ बड़ी वॉलेटाइल रहती है, कभी 3%, कभी माइनस में चली जाती है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में कृषि ने अच्छा रुख दिखाया है और 5% से बढ़ोतरी अपनी ग्रोथ, 5% से बढ़ोतरी अपने प्रोडक्शन में शो करी है। इसी कारण से आरबीआई कह रहा है कि एग्रीकल्चर हैज बिकम ए शाइनिंग स्टार इन आवर इकोनॉमी, एक चमकता तारा बन के उभरा है कृषि, और उसका कारण यह है कि सरकार ने एमएसपी पे बढ़िया सपोर्ट किसानों को प्रोवाइड करा है। सरकार की नीति है भारत में कि जो भी किसानों की लागत हो उस पर 50% कीमत जोड़कर एमएसपी देना है। एक प्रकार एमएसपी में सरकार 50% मुनाफा किसानों तक पहुंचा रही है। कई कारणों में से एक कारण आरबीआई ने कृषि की अच्छी ग्रोथ का एमएसपी को बताया है। बचत के मामले में भारत की क्या स्थिति है? आरबीआई का कहना है कि भारत में अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो लगभग 30 रुपए की बचत होती है, लेकिन ये लगभग है। अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करूं तो आरबीआई ने चिंता जताई है कि जहां हमारी बचत 32.6% ऑफ जीडीपी होती थी, इस साल वो गिरकर 31.4% ऑफ जीडीपी पे पहुंच गई है। हमारे जो परिवार हैं वो अपनी टोटल खर्चा करने योग्य आमदनी का लगभग 30% सेव करते हैं, लगभग 30%, लेकिन इसमें मात्र 5% ही फाइनेंशियल सेविंग्स है। तो फिर ये बाकी कहाँ सेव करते हैं? इसको ऐसे समझिए, अगर मैं 100 रुपए खर्चा करने योग्य आमदनी कमाता हूं तो उसमें से 30 रुपए मेरी सेविंग्स है। 30 रुपए में से ऐसा समझिए मात्र 5 रुपया मैं एफडी कराता हूं या बैंक में रखता हूं या इंश्योरेंस खरीदता हूं या म्यूचुअल फंड में लगाता हूं। तो बाकी 25 रुपया कहाँ लगाते हैं भारत के परिवार? फिजिकल एसेट्स में, या तो ये गोल्ड खरीद रहे हैं या तो ये ज़मीन खरीद रहे हैं। तो हमारे परिवारों की जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो मात्र 5% है। वही ये पॉइंट कह रहा है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ोतरी हुई है वो मात्र 6% हुई है। पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर 8% से बढ़ा था। एम्प्लॉयमेंट के केस में आरबीआई का कहना है कि एक अच्छी खबर आने लगी है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अपने उच्चतम स्तर 34% पे पहुंच गया है। 1990 के बाद से भारत का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरा था और ये एक वक्त पे 20% के आसपास पहुंच गया था। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है अगर 100 महिलाएं काम करने की उम्र में है, मतलब 15 से 60 वर्ष के बीच में है, तो मात्र 20 महिलाएं या तो काम कर रही थी या काम ढूंढ रही थी। 80 महिलाएं तो काम ढूंढ भी नहीं रही थी। ये चिंता की बात थी। इसमें बेहतरी नजर आने लगी है। अब अगर 100 महिलाएं काम करने की उम्र में हैं तो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 34 महिलाएं या तो काम ढूंढ रही हैं या काम कर रही हैं। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो। कारण कोई भी देश अपनी आधी आबादी को काम में जुटाए बगैर अमीर नहीं बना है।
चाइना का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अबाउट 60% और यूएसए का इज अबाउट 56%। तो हमें ऐसा कोई दैवीय वरदान प्राप्त नहीं है कि हम बिना महिलाओं को लेबर फोर्स में ऐड करें अमीर बन जाए। बहुत ज़रूरी है कि विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए भारत का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 50 से 60% की तरफ आगे बढ़े। इसमें अच्छी बात है कि ये 20 से बढ़कर 34% पे पहुंचा है। भारत में अर्बन एम्प्लॉयमेंट लगभग 47% पर है, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 4.5% पर है। आरबीआई का कहना है कि हमारी जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो लगभग 5.5% से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बढ़ी है। विश्व के मुद्दे पर भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के क्या हालचाल रहने वाले हैं, आरबीआई ने सीधे सीधे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया वर्ल्ड जीडीपी जो कि पिछले साल 3.5% से बढ़ी थी, इस साल मात्र 2.5% से बढ़ेगी। और इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया की जीडीपी गिरेगी तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। दुनिया अगर छीकेगी तो हमें भी जुकाम हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली आरबीआई ने अपनी ब्याज की दरों में कटौती करी है। ब्याज की दरों में कटौती बुरे वक्त में कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को बूस्ट करने के लिए करी जाती है, जो आरबीआई ने शुरू कर दी है। आरबीआई का अनुमान है कि महंगाई कम होगी आने वाले वित्तीय वर्ष में, और चूंकि दुनिया में ट्रंप की नीतियां जो कि टैरिफ लगाने की है, इस कारण से इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कमी आएगी। आरबीआई ने सरकार के भारी कर्ज पर चिंता जताई है। फिलहाल भारत सरकार का कर्ज जीडीपी के कंटेक्स्ट में लगभग 56% है। अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो भारत सरकार का कर्ज लगभग 56% है। इस पर आरबीआई ने चिंता जताई है और कहा है इसे कम करने की आवश्यकता है। एक मुद्दे पर आरबीआई ने प्रकाश डाला है कि आरबीआई ने डिजिटल रुपी रिलीज करा है और उसमें सालाना तौर पे बढ़ोतरी हो रही है लगभग 350% से डिजिटल रुपी। इसे आप यूपीआई मत समझिएगा, डिजिटल रुपी एक अलग कंटेक्स्ट है। जिस प्रकार से एक 10 का नोट प्रेस से छपकर बाहर निकलता है, ऐसे ही आरबीआई अब 10 का नोट ना छापकर डिजिटल रुपी आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देता है। उसके प्रचलन में 350% से बढ़ोतरी आई है। नई फिनटेक कंपनीज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे क्रेड, जैसे मोबीक्विक डिजिटल रुपी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रही हैं। इसकी खास बात यह है कि ये बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, मतलब डिजिटल रुपी के माध्यम से आप बिना इंटरनेट के भी लेन देन कर पाएंगे। भविष्य में ये शायद यूपीआई से भी बड़ा आरबीआई का एक इनोवेशन बनकर उभरे, ऐसा आरबीआई का अनुमान है। गोल्ड लोन्स पर आरबीआई ने चिंता जताई है और कुछ नियम बनाने की बात करी है, जैसे लोन टू वैल्यू 75% पर सीमित करने की। आरबीआई का कहना है कि अगर 100 रुपए का गोल्ड कोई भी गिरवी रखेगा बैंक या एनबीएफसी के पास, तो उसे 75 रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज आरबीआई इज कंसर्न्ड विथ एक्सेसिव गोल्ड लोन्स फ्लोटिंग इन द इकोनॉमी। लेकिन भारत सरकार का रुख इससे थोड़ा विपरीत है। भारत सरकार की चिंता है कि अगर आरबीआई इस प्रकार सोने पर गिरवी रखे सोने पर दी जाने वाली उधारी को कंट्रोल करेगा या उसकी सीमा लगा देगा, तो खास तौर पर जो छोटे बोरोवर्स हैं, छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो सोना गिरवी रखकर अपना व्यवसाय और धंधा पानी चलाते हैं, उन्हें पैसा बाजार से उठाने में तकलीफ आएगी। दिस इज व्हाट इज द डिस्कशन हियर रिगार्डिंग गोल्ड लोन्स। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज वरीड दैट स्ट्रिक्ट गोल्ड लोन रूल्स में हर्ट स्मॉल बोरोवर्स। कुछ डेटा पॉइंट्स भी देख लेते हैं अपन कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई पिछले साल किस देश से आया, कितना आया, किस सेक्टर में आया। भारत में पिछले साल 2024-25 का आंकड़ा है कि $50 बिलियन का एफडीआई आया। सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं $15 बिलियन सिंगापुर से आया, दूसरा $8.5 बिलियन मॉरिशस से आया और $5.5 बिलियन यूएसए से आया। ये तीन टॉप 3 आप याद रखिएगा। ऐसे ही किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आया, तो लगभग $12 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग में आया, $7.5 बिलियन फाइनेंशियल सर्विसेज में आया,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली बनाने में, बिजली को ट्रांसफर करने में तीसरे नंबर पे $5.5 बिलियन का एफडीआई हमने रिसीव करा। भारत के प्रमुख फिस्कल इंडिकेटर्स, जैसे भारत का फिस्कल डेफिसिट पिछले कुछ वर्षों में क्या रहा है, भारत सरकार की टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी क्या रही, आरबीआई ने बहुत सुंदर टेबल बनाकर एक ही जगह पर दर्शाया है। 2024-25 में भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट लगभग 4.7% ऑफ जीडीपी रहा है। भारत सरकार की टोटल उधारियां लगभग 55% ऑफ जीडीपी रही हैं, और भारत सरकार की विदेशों पर देय उधारियों को भी जोड़ लूं तो वो 56% ऑफ जीडीपी है। ये डेटा पॉइंट्स हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। बचत के केस में भारत की जीडीपी अगर 100 रुपए है तो 30 रुपए भारत में बचत होती है। हमारी ग्रॉस सेविंग्स 30 रुपए है, और इस 30 रुपए में 17 रुपए की 17.9 मतलब लगभग 18 रुपए की बचत हमारे परिवार करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बचत कंपनीज नहीं करती हैं, वो तो 10% ही करती हैं। वित्त संस्थानें जैसे बैंक और एनबीएफसी नहीं करती हैं, वो तो 2.5% ही करती हैं। भारत में सबसे ज्यादा बचत परिवार करते हैं, लगभग 18%, और उसमें भी बड़ा हिस्सा परिवार अपनी बचत का सोना, चांदी और जमीन में लगाते हैं। मात्र परिवार जीडीपी का 5% एफडी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत में फाइनेंशियल सेविंग्स को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यही वो सेविंग्स है जो भविष्य का निवेश बनती हैं। अगर परिवार सेव नहीं करेंगे तो फिर बैंक में नहीं रखेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे तो अडानी जी और अंबानी जी नई फैक्ट्री कैसे बनाएंगे, नई फैक्ट्री नहीं बनेगी तो नई नौकरियां कैसे मिलेंगी और नया प्रोडक्शन कैसे होगा। इसी के साथ एक अंतिम कंक्लूजन वाली लाइन, अंतिम कंक्लूजन वाली स्लाइड। आरबीआई का कहना है कि भविष्य की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्रोथ को साथ में लेकर चलें, रेगुलेटरी बैरियर्स कम हों और तर्कसंगत हों, साथ में डिजिटल इंक्लूजन, खासतौर पर ई रूपी एक बड़ा पहलू रहने वाला है भविष्य के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में। उम्मीद है आपको आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के की पहलू समझ में आए होंगे। इसी के साथ एक और जानकारी है कि उत्कर्ष इज ऑफरिंग अप टू 90% ऑफ डिस्काउंट्स ऑन इट्स वेरियस कोर्सेज with extra 3 months of validity on online courses. Likewise, there are other benefits also. You can get up to 90% of discounts on Bookshala app while purchasing physical copies of various study material. And MPPSC test series is being offered at a great attractive discounted prices. So you can take these benefits. These are available only till 8th June. Thank you so much.